गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10वीं क्लास के गणित विषय के अंदर आपको दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के बारे में बता रहे थे। क्वेश्चन ग्राफी विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दो चरों वाले रेखीय समीकरण होते हैं उनकी 3 प्रकार की स्थिति होती है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रतिच्छेदी रेखा वाला होता है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समांतर रेखा वाला होता है। और कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें हम दोनों समीकरणों की रेखाएं जब खींचते हैं तो वो समपाती होती है, एक ही होती है। तो आज आपको ऐसे तीनों प्रकार के क्वेश्चन लेके बताते हैं कि किस स्थिति में ग्राफ समांतर जाती है, प्रतिच्छेदी करती है या फिर समपाती होती है। तो मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उनसे स्पष्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है 2x + 3y = 13 और इसी के साथ इससे संबंध रखने वाला दूसरा समीकरण है 5x - 2y = 4। ये आपका क्वेश्चन है, इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले हम इसकी जांच करेंगे कि इसकी किस प्रकार की स्थिति है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम 2x - 6y + 10 = 0 और इसी से संबंध रखने वाला दूसरा समीकरण है 3x - 9y + 15 = 0। ये समीकरण किस स्थिति का है, इसकी ग्राफ किस प्रकार से बनेगी, ये जांच करेंगे हम। और तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2x + 3y = 12 और इसके साथ में दूसरा समीकरण 2x, इसके नीचे लिख लेते हैं 2x + 3y = 6। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। इन तीनों क्वेश्चनों का हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। तो किस प्रकार की ग्राफ बनेगी ये हम पहले देखते हैं। आपको मैंने पिछले कुछ वीडियो के अंदर ये बताया था कि दो चरों वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उनकी 3 प्रकार की स्थिति बनती है। एक तो a1/a2 डज नॉट = b1/b2। इस प्रकार की स्थिति जब बनती है दो चरों वाले रेखिक समीकरणों में तो दोनों जो समीकरण दिए हुए हैं वो संगत होते हैं और उनका अद्वितीय हल विद्यमान होता है। अगर इस प्रकार की स्थिति वाले समीकरणों को हम ग्राफी रूप में व्यक्त करते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, एक निश्चित बिंदु पे काटती है, निश्चित निर्देशांक पे, और वो x और y का अभिष्ट मान होता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति वाला जो रूप है वो मैंने आपको बताया था कि अगर a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2 हो। अगर ऐसा होता है तो जो दिए गए समीकरण हैं वो संगत होते हैं लेकिन उनके अनंत हल विद्यमान होते हैं। x और y के अनंत कॉम्बिनेशन बैठते हैं इसलिए उनके अनंत हल होते हैं। और उनको अगर दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाए तो दोनों समीकरणों की एक ही रेखा बनती है, अर्थात समपाती, ऊपर नीचे एक ही जाती है। और तीसरी स्थिति वाला जो समीकरण के बारे में बताया था मैंने वो थी a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट = अर्थात c1/c2 बराबर नहीं हो। तो फिर समीकरण असंगत होते हैं और उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, अर्थात x और y का हम कोई भी मान प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर ऐसी स्थिति वाले रेखिक समीकरणों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे तो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं होंगी वो आपस में एक दूसरे के समांतर जाएगी, रेल की पटरी की तरह समांतर होगी, जो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, नहीं मिलेंगी, इसलिए उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। तो ये 2 प्रकार की जो स्थिति है समीकरण की, उनमें समीकरण दिए हुए समीकरण संगत होते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार की स्थिति अगर ऐसी आ जाती है a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट = c1/c2 हो तो वो समीकरण
हल नहीं किए जा सकते, उनका कोई भी आंसर नहीं होता है, अर्थात हम उनको हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन लिए मैंने 3, इन क्वेश्चनों को लेते हैं और देखते हैं कि इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है और इनकी कैसी, इनमें से कौन सी स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 13 और इसके साथ में दूसरा समीकरण है 5x - 2y = 4। इनमें सबसे पहले हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके देखते हैं, उनसे तुलना करते हैं, जांच करते हैं। तो आपको पता है कि जो रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप वो होता है ax + by + c = 0। इस प्रकार की स्थिति वाला रूप होता है, अर्थात समीकरण के एक पक्ष में शून्य मान कर लेते हैं हम, बाकी सभी मानों को एक पक्ष में करके पक्षांतर कर लेते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम देखते हैं तो इनमें जो c है, c मान बराबर के एक साइड में इधर है, तो हम इसको भी पक्षांतर करके बराबर में 0 कर लेते हैं। तो आपका ये समीकरण बन जाएगा 2x + 3y - 13 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का लिखा जाएगा। और जो दूसरा समीकरण है वो आपका 5x - 2y, ये 4 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और इधर इक्वल में 0 बच जाएगा। अब हम इनमें देखते हैं कि a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है, साथ ही साथ a2, b2 और c2 क्या है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम समीकरण के अंदर x का जो गुणांक है वो a1 है, y का जो गुणांक है वो b1 है और बाकी जो संख्या वाला मान है वो c1 है। और ऐसे ही दूसरे समीकरण में अर्थात a2, b2, c2, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और संख्या वाला संख्यात्मक जो मान है, अचर पद है वो है c2। तो यहाँ पर a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -13। अगर यहाँ पर देखें हम तो a2 है 5, b2 है -2 और c2 है -4। अब हम इनकी तुलना इनमें से करते हैं, कौन सी स्थिति बनती है ये करके देखते हैं हम। तो देखो इनकी तुलना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से करने पर इससे करते हैं हम और देखते हैं कौन सी स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिखें a1 अर्थात 2/5 और b1 3/b2 है -2। अगर हम यहीं से देखें तो 2/5 के बराबर 3/-2 नहीं होता है। 2/5 ये प्लस वाली भिन्न है और ये माइनस की है और मान में भी देखें तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये इन दोनों भिन्नों से ये स्पष्ट हो जाता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, अर्थात a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है। और अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो हम c1/c2 करके नहीं देखते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि c1/c2 बराबर आता है या नहीं आता है। यहीं से कंफर्म हो जाता है कि अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण निकाय संगत होते हैं और उनके अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। तो यहां पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए समीकरण संगत है और इनका अद्वितीय हल विद्यमान है। इनका अद्वितीय हल है जिनको हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करके आराम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ इनकी प्रतिच्छेदी बनती है। तो अब हम इनको ग्राफ पे विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि 3 निर्देशांक हम प्राप्त करेंगे पहले, फिर इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे और उसके बाद में ग्राफ खींचकर रेखाएं खींच के देखेंगे कि ये कहां पर काटती है। तो हम यहाँ पर समीकरण प्रथम को ले लेते हैं। समीकरण 1 से पहला समीकरण आपका यहां से ले लो, चाहे ये सरल किया है वहां से ले लो। 2x प्लस का 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 है। इसको हम सरल करेंगे, सरलतम रूप में लेंगे, अर्थात x या y चर के बराबर मान करेंगे, फिर हम 3 निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसको इस प्रकार से सरल कर लेते हैं।
2x को ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये जो 3y और माइनस का 13 इसको इधर ले आते हैं तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। ये 13 प्लस का इधर तो सॉरी इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा और प्लस का 3y इधर आकर माइनस का 3y हो जाएगा। इस 2 को और इधर हम ले जाएंगे गुणा से तो भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। और अब हम यहाँ पर निर्देशांक अंकित करने के लिए टेबल बनाएंगे। 3 निर्देशांक जो इनमें संबंध रखते हैं दोनों समीकरणों में, ये दोनों चरों में x और ये y। यहाँ पर हम y की जगह मान रखेंगे और x का हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 13 में जाएगा तो 10 बचेगा, 10 के अंदर 2 का भाग 5 बार चला जाएगा तो ये x का मान 5 आ जाएगा। अब आपको पता है 2 का भाग लग रहा है तो 2 के अंदर से हम रख देंगे, 3 रखेंगे y की जगह। अगर y की जगह 3 रखते हैं तो 3 3 9 जाएगा, 9 को 13 में घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 में हमें 2 का भाग भी देना है तो ये 2 बार जाएगा। इसी प्रकार से अगर y की जगह हम 5 रखते हैं तो 5 3 ये 15 हो जाएगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, माइनस का 15 प्लस का 13, प्लस के 13 में माइनस का 15 अगर आप घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस के 2 के अंदर आप 2 का भाग दोगे तो माइनस के 1 बार जाएगा। इस प्रकार से आप 3 निर्देशांक निकाल सकते हो। अब हम दूसरे समीकरण को लेते हैं। समीकरण 2 को लेने पर आपका दूसरा जो सेकंड समीकरण दिया है, समीकरण 2 से देखिए ऐसे ही सरल करना है। दूसरा समीकरण आपका 5x माइनस का 2y, या यहां से ले सकते हो आप, इसमें भी सरल करेंगे वही वापस 4 को उधर ले जाएंगे तो इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये ले लेते हैं यहां से बराबर 4। इसको हम सरल करेंगे तो 5x बराबर 4 प्लस का 2y हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का 2y इधर जाएगा तो 4 में जाकर जुड़ जाएगा और 5 को और ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2y अपॉन 5, क्योंकि इधर 5 गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग लग जाएगा। ये सरलतम रूप करने के बाद आपको 3 निर्देशांक बनाने हैं जो इनसे संबंध रखते हैं। आपको इस y की जगह अपने मन से मान रखना है और फिर x का मान प्राप्त करना है। तो y की जगह ऐसा मान रखे हम कि फिर 5 का भाग जुड़कर 5 का भाग देने पर एक पूर्णांक आए। तो अगर हम y की जगह 3 रख देते हैं, ये 3 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 2 से गुणा होगा 6 हो जाएगा, 6 में 4 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो ये 2 और 5, ये 2 और 3 हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 6 में 4 जुड़ेगा 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो x का मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर y की जगह आप और अन्य मान रख सकते हो, जैसे मान लो y का मान 5 के अंतर से रखे हम तो 8 रख देते हैं, 3 रखा था पहले, अब 3 और 5 8 रखते हैं तो 8 दूने 16, 8 दूने 16 हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 में 5 का भाग 5 चौके 20, 4 बार चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 13 रखते हैं y की जगह तो 13 दूना 26, 26 और 4 30, 30 में 5 का भाग 5 छके 30। ये 3 निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिए। इनको हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो आपको ऐसे ग्राफ पेपर के 4 भाग कर लेने, एक ऐसे खड़ी रेखा खींचकर जो y ध्रुव है और ये y डैश, एक रेखा आपको ऐसे लैंडस्केप खींच लेनी है, आडी रेखा, जिस पर आपको x ध्रुव अंकित कर देना है। ये मूल बिंदु है, आपको इन सब पर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। आपका अधिकतम मान देके पॉजिटिव प्लस का मान 13 तक है और माइनस का मान -1 तक है, तो माइनस का तो ज़्यादा काम में नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा। इधर प्लस के 13 होनी चाहिए, वो भी किसके, y के लिए। x के लिए तो लास्ट 6 ही है, तो y के लिए आपको प्लस वाला जो चतुर्थांश है वो आपको बड़ा रखना है। इसलिए जो रेखाएं आप खींचोगे वो इस प्रकार से खींचोगे कि आपको प्लस वाला जो चतुर्थांश है वो बड़ा मिल जाए, उसमें आप ज़्यादा रेखाएं अंकित कर सको। जैसे यहाँ पर हमें 13 तक जाना है, तो ये रेखा अगर हम नीचे खींच ले थोड़ा तो आपको और ज़्यादा आगे अंक लिखने के लिए स्थान मिल जाएगा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 के आप 15, 16, 18 तक आराम से ग्राफ पर निरूपित कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ आपकी 20 या 22 सेंटीमीटर लंबी आती है। तो माइनस और प्लस वाले मिलकर आप लगभग 16 तक प्लस का कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 5, 4 माइनस का करोगे तो प्लस का 16 तक बच जाएगा। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। पैमाना यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लेना है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे 1 की टेबल आपको लिख देनी है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। माइनस का है नीचे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इधर x की बात करें तो माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। पैमाना आपको लिख देना है कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई x व y दोनों के लिए, ये से आपको लिख देना है। अब हम इन निर्देशांकों को अंकित करेंगे। 5 और 1 का कॉम्बिनेशन देखो, x का 5 और y का 1, यहाँ पर 5 और 1 आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये 5 और 1 हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा निर्देशांक है 2 और 3। ये 2 है और 3 y वाली 3 वाली रेखा, x वाली 2 रेखाएं जहाँ पर ये काट रही है दोनों रेखाएं, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हो गया 2 और 3 का, ये 5 और 1 का। आगे देखते हैं माइनस का 1 और 5। माइनस का 1 x का पीछे मिलेगा मूल बिंदु से, और 5 के आप सिद्ध में जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है 5, ये माइनस का 1 और 5। इन तीनों बिंदुओं को आप सीधी रेखा से मिला दोगे अंतिम छोर तक, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये समीकरण का रेखा चित्र प्राप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल सिद्ध में जाता है, ये आपको पता है। अगर ये टेढ़ा जा रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं तीनों बिंदु, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपने निकालने में गलती कर दी। आपके बिल्कुल ये सिद्ध में जाएगा अगर मान सही निकाले तो। मैं भले ही यहाँ पर हाथ से अंदाज से खींच रहा हूँ तो सीधा न जा रहा हूँ, लेकिन आपके बिल्कुल सिद्ध में जाएगा। इस समीकरण का नाम लिख देना है। समीकरण है 2x + 3y = 13, और इस प्रकार से ये निर्देशांक भी है वो लिख देना आपको, माइनस का 1 और 5। अब हम इन दूसरे निर्देशांकों को, दूसरे समीकरण निर्देशांक को अंकित करेंगे। 2 और 3 ऑलरेडी पहले से 2 और 3 यहाँ पर लगाया हुआ है। आगे 4 और 8, ये 4 है और 8 के सिद्ध में, और ये 4 वाली रेखा और 8 वाली रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद करती हुई दिखेगी आपको, तो लगभग यहाँ पर है ये 4 और 8। आगे है 6 और 13, ये 6 है और 13, इस प्रकार से 13 वाली रेखा जा रही है, और ये 6 वाली जो रेखा आ रही है वो, तो ये यहाँ पर आपको निर्देशांक लगा देना है। ये हो गया 6 और 13। इन तीनों बिंदुओं को सीधी रेखा से आपको मिला देना है, तो ये इस समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। 4 और 8 है और ये 6 और 13 है। इस प्रकार से तीर का निशान लगाना है। इस समीकरण का आपको नाम लिखना है। दूसरा समीकरण था 5x माइनस का 2y और = 4। इस प्रकार से बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों की रेखाएं यहाँ पर काटती है इस बिंदु पे। यही अभिष्ट हल होगा x और y का। x और y का अगर यहाँ पर मान देखते हैं तो यहाँ पर तो है 2, और इधर y का मान देखते हैं वो है 3। तो x बराबर 2 और y बराबर ये 3 आपका हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अद्वितीय हल है। ये दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पे काटी है, इसका मतलब ये अभिष्ट बिंदु एक ही है, अदरवाइज और अन्य नहीं हो सकते। इसलिए कहा जाता है कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं, दोनों समीकरण संगत होते हैं। संगत होने का मतलब उनका हल ज्ञात किया जा सकता है, और जो असंगत होते हैं उनका हल ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये संगत है, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए यहाँ पर हमें x और y का अभीष्ट आंसर मिल गया, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 3। आप 2 और 3 रखकर जांच भी कर सकते हो। x की जगह 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y की जगह 3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13। यहाँ पर रखे तो x का मान 2 है तो 5 दूना 10, और y का मान 3 है तो 3 दूना 6। अगर 10 में से 6 घटाओगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो। तो ये हो गई दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की पहली स्थिति कि अगर
a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है, तो दोनों रैखिक समीकरण आपस में संबंध रखने वाले होते हैं, अर्थात सही होते हैं, संगत होते हैं और उनका अद्वितीय हल विद्यमान होता है। ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार की स्थिति वाले क्वेश्चन आते हैं जो अद्वितीय हल वाले होते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि बोर्ड 2012 से लेकर 20 तक की बात करें तो उनमें एक बार भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिनमें ये दो प्रकार की स्थिति बन रही हो। कुल मिला के अद्वितीय हल विद्यमान होने वाले समीकरण ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर, लेकिन फिर भी बोर्ड 2012 से पहले की बात करें तो कुछ बार ऐसे और ऐसे समीकरण भी आ जाते हैं या आगे आ सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों प्रकार की स्थितियों पर भी हमें विचार करना होगा, इनको समझना होगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये अद्वितीय हल विद्यमान वाला है, इसमें a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है और x और y का अद्वितीय हल मौजूद है जो हम ग्राफी विधि से आराम से प्रतिच्छेद करवा के यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को जो यहाँ पर दे रखा है वो है 2x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को हल करते हैं हम यहाँ पर, इसको मिटान देते हैं और देखते हैं कि ये समीकरण कौन सी स्थिति वाला है और इसके कैसे हल विद्यमान है, ग्राफ कैसी बनेगी और फिर ग्राफ खींचकर भी हम ये प्रदर्शित करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और इससे संबंध रखने वाला दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y प्लस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस प्रकार से जांच करके देखेंगे कि इन समीकरणों में से, इन तीनों स्थितियों में से इन समीकरणों की क्या कौन सी स्थिति है। तो यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पहले लिखेंगे और फिर ऐसे भिन्न में व्यक्त करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए a1 है x का गुणांक 2 है और b1 y का जो गुणांक है वो b1 है माइनस का 6 है और c1 है यहाँ पर 10। अगर बात करें a2 की तो दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक a2 है 3 और b2 यहाँ पर y का गुणांक जो है माइनस का 9 और c2 है प्लस का 15। इनकी तुलना हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से करके देखते हैं। इनकी तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 व c1 बटे c2 से करते हैं। तो यहां पर कौन सी स्थिति आएगी, देखिए a1 2 तो a2 है 3, b1 माइनस का 6 और b2 है माइनस का 9। पहले यहां पर देख लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर हम c1 बटे c2 को देखेंगे और अगर a1 बटे a2 ही b1 बटे b2 के बराबर नहीं आता है तो फिर c1 बटे c2 को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए ये 2 बटे 3 है, इस भिन्न की बात करें तो माइनस माइनस तो हो गया क्या, प्लस हो गया। दूसरी बात अगर इनको हम काटते हैं तो 3 3 का भाग जा रहा है, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 2 बटे ये 3 होता है। कुल मिला के ये दोनों भिन्ने आपस में बराबर है अर्थात इक्वल है। तो फिर हम चलते हैं c1 बटे c2 के अंदर, इसकी स्थिति कैसी आती है। तो यहां पर देखिए c1 है 10 और c2 है 15। इनको हम सरल करते हैं, इसके अंदर भी 5 5 का भाग जा रहा है, 5 से डिवाइडेशन हो रहा है, अंश 5 दूनी 10 5 3 15। तो यहां पर देखो 2 बटे 3 और बराबर माइनस माइनस प्लस 3 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 और 3 3 9, ये भी 2 बटे 3 2 बटे 3। आगे चलते हैं तो 10 बटे 15 5 से विभाजित हो रहा है, 5 दूना 10 और 5 3 15, तो 2 और ये 3। तो यहां पर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 आ गया। तो यहां a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। और आपको पता है कि जब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो समीकरण की क्या स्थिति होती है, समीकरण संगत होता है, अर्थात दोनों समीकरण संगत होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखने वाले होते हैं, लेकिन उनके अनंत हल विद्यमान होते हैं अर्थात असंख्य हल विद्यमान होते हैं। और ऐसे समीकरणों की जो ग्राफ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, वो एक ही रेखा बनती है अर्थात एक सरल रेखा बनती है। दोनों समीकरणों की रेखाएं ऊपर नीचे एक ही बनती है जिन्हें हम समपाती कहते हैं। तो यहां पर समीकरण संगत है, यहां दोनों समीकरण
संगत है तथा अनंत हल विद्यमान है। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इनका एक ही समपाती रेखा होगी, जो अभी आपको यहां पर करके बता देते हैं। तो ग्राफ पर निरूपित करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि समीकरण चाहे संगत हो चाहे से असंगत हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रत्येक प्रकार के रेखीय समीकरण का किया जा सकता है। कुछ छात्र ये सोच लेते हैं कि ये समीकरण तो असंगत है या अनंत हल वाला है, इसलिए ग्राफ नहीं खींची जा सकती। तो ये धारणा गलत है। अर्थात ग्राफ पेपर पर प्रत्येक रेखीय समीकरण को निरूपित किया जा सकता है। एक सरल रेखा बनती है, चाहे समीकरण असंगत हो चाहे से संगत हो। तो हम यहाँ पर इस समीकरण को ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि दोनों समीकरणों की रेखा समपाती होती है, अर्थात एक ही बनती है। तो ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरणों के तीन तीन निर्देशांक प्राप्त करने होंगे। तो हम यहाँ पर प्रथम समीकरण के तीन निर्देशांक प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम समीकरण, क्वेश्चन के अंदर पहला समीकरण दिया हुआ है 2x - 6y + 10 = 0। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइडेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है, 6 में भी जाता है और 10 में भी जाता है। तो 2 से का डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1x माइनस ये 3y हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6, तो ये माइनस का 3y और प्लस का 5 दूना 10, ये 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर मान कर लेते हैं, जिससे इन दोनों राशियों को उधर ले जाएंगे, इधर x बराबर हो जाएगा, सरल हो जाएगा और हम तीन निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर ये दोनों इस पक्ष से इस जीरो वाले पक्ष की तरफ लाएंगे तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा प्लस का और जो 5 है वो हो जाएगा माइनस का। ये सरलतम रूप हो गया। अब हमें एक टेबल बनानी है, तीन निर्देशांक हमें इन दोनों समीकरणों से संबंध रखने वाले ज्ञात करने हैं, जो ग्राफ पेपर पर हम निरूपित करके रेखा खींचेंगे। x और y, यहाँ पर आप y का मान अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लो y का मान 0 रखा तो 3 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा और बच जाएगा माइनस का 5, जो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस का 3 और माइनस का 5, तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो ये माइनस का 2। अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो 2 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का 6 के अंदर 5 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, तो ये 1 बच गया। ये बहुत ही सरल से तीन निर्देशांक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब हम लेते हैं दूसरे समीकरण को। दूसरे समीकरण को लेने पर दूसरा समीकरण आपका 3x - 9y + 15 = 0। यहां पर देखिए 3 से डिवाइडेशन हो रही है सभी संख्याएं, 0 15 9 और 3x, ये सब के अंदर 3 का भाग जाता है। तो हम इसको 3 से डिवाइडेशन कर लेते हैं। 3 का भाग दिया तो x माइनस 3 3 9 तो 3y और प्लस का 3 पंजे 15 = 0। यहाँ पर देखिए x - 3y + 5 बराबर 0 और इसका सरलतम रूप भी x - 3y + 5 बराबर 0। कुल मिला के जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तो दोनों समीकरण एक ही होते हैं, सिर्फ उनका रूप चेंज होता है, वो दिखने में अलग दिखते हैं, जबकि दोनों समीकरण सेम होते हैं, समान होते हैं। और आप जानते हो एक समान समीकरण की आप चाहे कितने निर्देशांक निकाल कर ग्राफ खींचो वो एक ही ग्राफ बनेगी, अलग अलग नहीं बन सकती। तो यहाँ पर हम इनको सरल करके तीन निर्देशांक निकालेंगे, वही x बराबर कर लेते हैं। x बराबर इन दोनों मानों को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का। और अब यहाँ पर हम निर्देशांक निकाल कर ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। तीन निर्देशांक प्राप्त कर लेते हैं x और y। चाहो तो आप ये निर्देशांक भी काम में ले सकते हो, क्योंकि ऐसी स्थिति है यहाँ पर भी और वो यहाँ पर भी सेम ही है, तो वो भी ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि सभी निर्देशांक बिल्कुल सिद्ध में आते हैं, तो इनके अलावा मान निकालना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम इस y की जगह 3 रख लेते हैं। 3 रखा तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 के अंदर 5 घटेगा तो 4 बचेगा, तो x का मान 4 आ जाएगा। अगर हम y की जगह 4 रख लें तो 4 तिये 12 हो जाएगा, 12 के अंदर हम 5 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7, 7 बच जाएगा। और अगर हम 5 रखते हैं y की जगह तो 5 तिया 15, 15 में 5 घटेगा तो ये 10 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत ही आसानी से हम ऐसे निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे। तो इसके लिए आपको वही बात, यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल निर्देशांक है, बहुत ही सरल छोटे निर्देशांक है, इसलिए ग्राफ पर आप पैमाना 1-1 सेंटीमीटर में 1-1 इकाई लेके इनको आसानी से अंकित कर सकते हो।
तो आपकी ग्राफ भी बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि इसके लिए क्या पैमाना लिया जाए और कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखो यहाँ पर हम 4 भाग करेंगे तो हमें माइनस का थोड़ा मान चाहिए x के लिए, तो x के लिए तो थोड़ा इधर हम रेखा खींच लेते हैं ऐसे, लेकिन y के लिए कोई नेगेटिव मान नहीं है, माइनस का नहीं है, सब प्लस के ही है, तो माइनस वाला जो भाग है y का वो कम कर लेते हैं और इस प्रकार से एक आड़ी रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर x डैश अर्थात ये भुज है और ये कोटिमान है y वाला ध्रुव। इसके ऊपर 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर आपको ऐसे निशान लगाने, चाहे आप कोई सा ही ग्राफ का कैसा ही पर्सनल करो, ये निशान जो आपको है वो 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ही लगाना है। ये बात अलग है कि इनके ऊपर हम जो टेबल लिखेंगे अर्थात पैमाने के अनुसार 1 का फड़ा लिखेंगे या 2 का या 100 का या 1000, वो बाद की बात है, लेकिन ये निर्देशांक आपको 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर जो सबसे बड़ी 1-1 सेंटीमीटर मोटी वाली, सबसे मोटी जो रेखाएं 1-1 सेंटीमीटर वाली, वहां पर ये लगाना है माइनस में और प्लस दोनों तरफ। ऐसे नहीं कि आपको सारे प्लस के ही मान अंकित करने, इसमें प्लस के ही है तो माइनस का हम दिखाए ही नहीं, आपको चारों चतुर्थांश दिखाने हैं। ये हो सकता है कि कोई सा चतुर्थांश कम या ज्यादा हो सकता है, वो आपकी सुविधा के अनुसार, लेकिन प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार से हम ये निर्देशांक अंकित करेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल मिला के 1 सेमी बराबर 1 इकाई से ये आराम से अंकित हो जाएंगे। तो आप 1 की टेबल लिख सकते हो। ये 0 है, यहाँ पर पीछे -1, -2, -3, -4, -5, -6। y की बात करें तो ये मूल बिंदु है 0, 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से। पीछे -1, -2, -3, -4। रही बात पैमाने की, जो आपको लिख देना है पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई x व y दोनों के लिए ये आपको लिखना है। x और y दोनों के लिए ये भी बताना है आपको कि दोनों के लिए समान है। अब हम इन निर्देशांकों को अंकित करेंगे। सबसे पहले ये तीनों निर्देशांक अंकित करते हैं, -5 और 0। x का -5 इधर बैक चलेंगे, x का -5 तो यहाँ पर है, ये -5 और y का 0 यहीं पर है। इसके ऊपर इस प्रकार से आप एक गोला बना दोगे और ये है -5 और 0। अगला निर्देशांक है -2 और 1। -2 यहाँ पर है और 1 प्लस का ऊपर ऐसे -2 वाली रेखा और y वाली प्लस की एक रेखा जहाँ पर काटती है वहाँ पर ये बिंदु लगा देना है और इसको इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर वर्ताकार बॉक्स में बंद कर देना है। यह है -2 और प्लस का 1 y का। अगला है 1, x का प्लस का 1 और y का भी 2 है, ये 2, तो ये 1, 2 गया, x का 1 और y का 2। ये तीनों निर्देशांक बिल्कुल सिद्ध में आएंगे। इनको आपको फुट्टे की सहायता से सीधी रेखा से मिला देना है। बिल्कुल सिद्ध में आते हैं, ये टेढ़ी नहीं जाएगी रेखा। अगर आपने निर्देशांक सही निकाले तो सिद्ध में जाएगी, अन्यथा टेढ़ी हो जाएगी, नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सिद्ध में नहीं जा रही है तो आपने कहीं निर्देशांक निकालने में कोई मिस्टेक कर दी, जिनको आपको वापस सुधारना है। इसका नाम लिख देना है। इस समीकरण का नाम क्या है? पहला समीकरण 2x माइनस 6y और प्लस का tan = 0 और इस प्रकार से ऐसे बॉक्स के अंदर बैठा देना है। अब हम दूसरे समीकरण के निर्देशांकों को अंकित करते हैं, 4 और 3। देखो x का 4 है यहाँ पर और y का 3 है यहाँ पर, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये यहाँ पर लगा देना है और ये है 4 और 3। अगला है 7 और 4, ये 7 है और y का है 4 और ये 7 और 4 तो यहाँ पर ये है 7 और 4 और 10 और 5, ये 10 है और 5 यहाँ पर ये 5 तो ये 10 और 5, 10 और 5। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों निर्देशांक भी इसके ऊपर ही आए हैं क्योंकि दोनों समीकरण सेम थे। समपाती रेखा इनकी बनेगी, एक ही बनेगी। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही मिले हुए हैं। अगर इनको इस प्रकार से मिलाएंगे तो ऐसे ये रेखा खींच देते हैं, मान लेते हैं, और वो रेखा ये है तो ये दोनों रेखा हो गई जो ऊपर नीचे है, अर्थात
इनके ऊपर ही वो रेखाएं आ रही है जो पहले वाली रेखा थी। तो ये दोनों रेखाएं ऊपर नीचे खींच दी। आप इनका नाम भी लिख सकते हो। दूसरे समीकरण का नाम है 3x माइनस का 9y प्लस का 15 इक्वल टू 0, और इस प्रकार से ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो। तो यहां पर देखो दोनों समीकरणों के लिए जो रेखाएं बनी है वो एक ही बनी है, ऊपर नीचे, और वो भी क्या है, समपाती, अर्थात एक के अनुपात में। तो यहां पर हम बात करें कि अब इनका हल क्या है, उत्तर क्या है, अर्थात x और y का आंसर देखें। तो आपको पता है x और y का आंसर वो होता है जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती है, मिलती है। वो निर्देशांक हम आंसर में बताते हैं। जब अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो 2, 3 पर 3, 2 पर वो जो रेखाएं काट रही थी, यहां पर देखें तो ये रेखा यहां पर भी काट रही है, यहां पर भी काट रही है, यहां पर भी काट रही है, हर जगह आपस में एक दूसरे को काट रही है, अर्थात मिल रही है। तो इस हिसाब से प्रत्येक जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो इसका हल होगा, उत्तर होगा। अगर इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं तो अनंत तक जा सकती है, इधर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इधर पीछे भी अनंत तक जा सकती है, खींची जा सकती है। तो इससे ये साबित होता है कि इनके अनंत हल विद्यमान है, अर्थात दोनों समीकरणों की रेखाएं अनंत बिंदुओं पे काट रही है। अतः कोई एक निश्चित आंसर बताना यहां पर मुश्किल है कि यही उत्तर है, अर्थात प्रत्येक जो निर्देशांक है इस रेखा के ऊपर, ये जो रेखाएं जा रही है इन पर जो भी निर्देशांक है वो इनको संतुष्ट करते हैं, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। आप कोई सा भी निर्देशांक उठाकर यहां पर रख के देख सकते हो। आगे बढ़ाने पर भी जो निर्देशांक आ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन में इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो यहां पर अनंत हल विद्यमान है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ लेना है कि अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, अर्थात a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, और वो भी बराबर हो c1 बटे c2 के, कुल मिला के तीनों भिन्न आपस में बराबर हो, तो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो एक ही बनती है, समपाती बनती है, अर्थात अनंत बिंदुओं पे काटती है, समीकरण संगत होते हैं और अनंत हल विद्यमान होते हैं। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि असंगत है, क्योंकि असंगत तो तब होते हैं जब दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं काटती है, जब उनका कोई हल ही नहीं होता है तब असंगत कहते हैं। लेकिन यहां पर तो हल है और वो भी क्या है, अनंत है, इसलिए समीकरण क्या है, संगत है, लेकिन इसके हल जो है, आंसर है, वो अनंत है, अर्थात अनंत बिंदुओं पर ये काट रही है, इसलिए इसके हल अनंत होंगे। तो ये आपको समझना है। ये दूसरी स्थिति हो गई कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय संगत होते हैं, उनके अनंत हल विद्यमान होते हैं और दोनों समीकरणों की रेखाएं एक ही होती है, ऊपर नीचे बनती है, अर्थात समपाती होती है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर इसको लेते हैं और देखते हैं इसकी कैसी स्थिति बनती है और किस प्रकार की रेखा यहां पर खींची जाती है। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं और वो लेते हैं यहां पर। देखो तीसरा क्वेश्चन आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण उसी के साथ वाला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहां पर अगर आप इस समीकरण पे विचार करो तो इससे साबित हो रहा है कि 2x और 3y मिलकर, 2x प्लस 3y मिलकर जब 12 हो रहे हैं तो 2xy और 3y, 2x प्लस 3y मिलकर 12 ही होना चाहिए अगर समीकरण सही है तो। लेकिन वहां पर 12 हो रहा है जबकि इस दूसरे के अंदर 6 हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है। जैसे वही पेंसिल और बुक की तरह अगर आप 2 बुक और 3 पेंसिल खरीदते हो तो आपको 12 रुपए देना पड़ता है, चाहे आप कितनी बार खरीदो। फिर आप 2 पेंसिल और 3 बुक, अर्थात 2 बुक और 3 पेंसिल खरीद रहे हो और दूसरी बार आप 6 रुपए ही चुका रहे हो। कहने का मतलब दुकानदार ने पहले उतनी पुस्तक और उतनी पेंसिलों के 12 रुपए लिए थे और दूसरी बार उतनी पुस्तक और उतनी पेंसिल आप खरीद रहे हो और फिर 6 रुपए ले रहा है। तो कोई एक निश्चित रेट नहीं है, इसका मतलब रेट बदल रही है, अर्थात कम ज्यादा हो रही है। तो इसको हम संगत नहीं कह सकते, किसी से ज्यादा रुपए ले रहे हैं तो किसी से कम रुपए ले रहे हैं, तो एक निश्चित रेट नहीं है। तो ऐसे समीकरण क्या होते हैं, असंगत, अर्थात फिक्स रेट का पता नहीं कर सकते कि कितनी क्या रेट है। तो इनको हम हल करके यहां पर देखते हैं और देखते हैं कि समीकरण की रेखाएं कैसी बनती है। तो आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और इसी के साथ में दूसरा समीकरण दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले हम इनकी तुलना a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से करके देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2x प्लस 3y, इस प्लस के 12 को इस पक्ष में लाकर माइनस का 12 बना देंगे, क्योंकि पक्षांतर होने पर प्लस का माइनस हो जाता है।
और ये समीकरण होगा 2x प्लस का 3y, ये बराबर जो 6 है इसको इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का 6 बन जाएगा और बराबर 0। अब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यहाँ पर निकालते हैं। तो देखो a1 यहाँ पर है x का गुणांक पहले समीकरण के अंदर 2, b1 है यहाँ पर 3 और c1 है यहाँ पर माइनस का 12। यहाँ पर बात करें तो a2 x का गुणांक अर्थात 2 है और b2 है यहाँ पर 3 और c2 है यहाँ पर माइनस का 6। अब इनकी तुलना हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 c2 से करते हैं। तो इनकी तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 से करने पर, तो देखते हैं इनको भिन्न के रूप में प्रकट करके कि ये भिन्न आपस में बराबर आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले a1 बटे a2, a1 है 2 और a2 है 2, तो ये 2 बटे 2 हो गया। b1 है 3 और b2 भी कितना है 3। आपको मैंने बताया था कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के तो समीकरण संगत होते हैं, अद्वितीय होते हैं और हमें c1 बटे c2 की बराबरी इनके तुलना में नहीं करनी है, अर्थात देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर a1 बटे a2 ही b1 बटे b2 के बराबर आ जाए, अर्थात पहले वाले दोनों भिन्न बराबर आ जाए, तो हम c1 बटे c2 को देखते हैं। तो यहां पर देखो 2 बटे 2 अर्थात 1 बटे 1 और 3 बटे 3 का मतलब 1 बटे 1, तो ये दोनों भिन्न आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमें c1 बटे c2 को भी देखना होगा कि वो बराबर आता है या नहीं आता है। तो c1 बटे c2, c1 है माइनस का 12 और c2 है माइनस का 6। अब देखो यहाँ पर 2 बटे 2 का मतलब 1 बटे 1 होता है और 3 बटे 3 का मतलब 1 बटे 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है बराबर है। यहाँ पर अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 6 कम 6 6 दूनी 12, ये है 2 बटे 1 जो बराबर नहीं है। तो 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर, इनको अगर हम काटते हैं तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस। तो ये c1 बटे c2 यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, वो 2 है, इसलिए बराबर नहीं है। तो यहाँ पर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 है, बट डज नॉट इक्वल टू, अर्थात c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो समीकरण क्या है असंगत है। अतः समीकरण असंगत है और इनका कोई भी हल विद्यमान नहीं है, इनका कोई हल विद्यमान नहीं है। अब बात है ग्राफ खींचने की। ऐसा नहीं है कि कोई हल विद्यमान नहीं तो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ग्राफ पर इनको निरूपित कर सकते हैं और हम ये साबित कर सकते हैं कि ग्राफ कहीं पर भी नहीं काटेगी, चाहे आगे और पीछे कहीं पर भी बड़ा हो, क्योंकि दोनों समीकरणों की रेखा समांतर जाएगी। तो हम इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। तो उससे पहले वही समीकरण को सरल करके 3 निर्देशांक हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे और फिर उनको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो पहले निर्देशांक प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। तो लेते हैं प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण है, पहला समीकरण है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। इसको सरल करते हैं तो 2x बराबर प्लस के 3y को इधर लाते हैं तो 12 माइनस का 3y हो जाता है और 2 का और भाग देते हैं इसके अंदर, तो x बराबर 12 माइनस 3y बटे 2। और अब हम 3 निर्देशांक यहाँ पर संबंध रखने वाले बनाएंगे। तो देखिए x और y की जगह अपने मन से मान रखना है। पहले जैसे मान लो 0 रख लिया, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 12, 12 के अंदर 2 का भाग 6 बार जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। और आगे दूसरा मान रखेंगे और कोई सा, जैसे 2 रखा, y की जगह 2 रखते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 को 12 में घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो ये 3 आ जाएगा x का मान। इसी प्रकार 4 रखेंगे तो 4 ती 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 के अंदर 2 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से 3 निर्देशांक निकाल लिए। अब लेते हैं हम दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको भी सरल करते हैं तो 2x बराबर 6 माइनस का 3y हो जाएगा उधर जाके,
और x बराबर 2 गुणा हो रहा है, इधर लाके भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y/2। और अब हमें 3 निर्देशांक बनाने हैं जिनको हमें ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है। तो x और ये y की जगह हम 0 रखते हैं तो 0 3 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, बचेगा 6 का 6, क्योंकि 6 में 0 जाएगा 6 बचेगा, 6 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा। y की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 तिया 6, 6 के अंदर 6 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में 2 का भाग दोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा। और इसी प्रकार से अगर हम 4 रख लें तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 6 तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस के 6 में 2 का भाग माइनस का 3 बार जाएगा। अब हम इनको ग्राफ पेपर के ऊपर निरूपित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ के 4 भाग करने हैं, इसमें माइनस वाला थोड़ा मान है, प्लस का है बाकी सारा मान। तो हम इस प्रकार से ऐसे एक खड़ी रेखा और एक इस प्रकार से आड़ी रेखा, तो ऐसे पोर्टेबल और लैंडस्केप 2 रेखाएं खींच लेनी है। ये मूल बिंदु है, इसके इस अक्ष पर आपको एक्स अक्ष पर ये संकेत करने हैं, ऐसे निशान लगाने हैं 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर, दाएं और बाएं दोनों तरफ, पीछे भी और नीचे भी इस प्रकार से ये संकेत लगाने हैं। और इस y ध्रुव पर भी इस प्रकार से, फिर इनको यहाँ पर हमें अंकित करना है, टाइप करना है और देखना है कि इन दोनों समीकरणों की रेखाएं किस प्रकार से जाती है। ये y और ये y डैश, ये x डैश और ये x, ये भुज है और ये कोटिमान है। इनके ऊपर आपके निर्देशांक बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए 1-1 सेमी बराबर 1-1 इकाई से आसानी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं इनको। तो ऐसे 1 की टेबल लिख देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पीछे -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 जो आप अच्छी तरह से जानते हो। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्लस का मान होता है। रही बात पैमाने की, तो पैमाना वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई x व y दोनों के लिए, ये दोनों ध्रुवों के लिए है। अब निर्देशांकों को अंकित करते हैं 6 और 0। देखो x का 6 प्लस का यहाँ पर है और y का 0 यहीं पर है, तो ये 6 और 0 हो गया। अगला है 2 3 और 2, x का 3 और y का 2, ये 2 और 3 वाली जो रेखाएं आ रही हैं यहाँ पर, ये है 3 और 2। और 0 और 4, x का 0 यहाँ पर है और y का 4 यहाँ पर है, तो ये हो गया 0 और 4। इनको सीधी रेखा से ऐसे मिलाना है आर पार, तो ये एक सरल रेखा बन जाएगी। इस प्रकार से आपको ऐसे खींच देना है फुट्टे की सहायता से, बिल्कुल सीधे में जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये सीधी नहीं जाती है, अगर तीनों बिंदु एक सीधी में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है निर्देशांक निकालने में, समीकरण में नहीं है, निर्देशांक निकालने में आपको ध्यान रखना है। इनके निर्देशांक अंकित करते हैं, तो ये है 0 और 4, ये है 3 और 2 और ये है 6 और 0। अब हम दूसरे निर्देशांकों को अंकित करते हैं। समीकरण के दूसरे निर्देशांक है 3 और 0। x का 3 और y का 0 यहीं पर है, तो ये हो गया 3 और 0 का निर्देशांक। अगला है 0 और 2, x का 0 यहाँ पर है और y का 2 यहाँ पर है, तो ये है 0 और 2। अगला निर्देशांक है माइनस का 3 और 4, x का -3 ये है और y का 4, जो 4 वाली रेखा आ रही है उसके सिद्ध में है, तो ये यहाँ पर है। निर्देशांक लिख देते हैं -3 और 4, और ये है यहाँ पर है 0 और 2 और यहाँ पर है 3 और 0। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं हम, तो बिल्कुल एक सरल रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। अर्थात उस पहले वाली रेखा के ये रेखा बिल्कुल समांतर है, कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कहीं काटेगी आगे या पीछे बढ़ाने पर, तो ये रेखा बिल्कुल आपस में दोनों समांतर है। इसका मतलब कहीं पर भी नहीं काटेंगी, तो नहीं काटेंगी तो इसका कोई हल भी नहीं होगा, आंसर भी नहीं बता सकते, क्योंकि आंसर x y का मान वहाँ पर मिलता है जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती है, लेकिन इन दोनों समीकरणों की जो ग्राफ बनी है इनकी स्थिति से दिख रहा है कि बिल्कुल
समांतर है। यहां पर नाम लिखना है। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। इस प्रकार से एक बॉक्स में बंद कर देना है। दूसरा समीकरण का ग्राफ था 2x प्लस 3y बराबर 6 और ऐसे अंकित कर देना है। अब देखो यहां पर इनको देखने से साफ पता चल रहा है कि कहीं पर भी नहीं काट रही है दोनों रेखाएं। नहीं काटेंगे तो कहीं कोई भी इनका आंसर नहीं बता सकते। तो आपको मैंने ये पहले पूरी वीडियो के अंदर स्पष्ट किया था कि अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो समीकरण निकाय संगत होते हैं और उनके अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। दोनों समीकरणों की रेखाएं एक निश्चित बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और वो ही अभिष्ट बिंदु x और y का हल होता है, उत्तर होता है। दूसरी स्थिति बताई थी मैंने कि अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो दोनों समीकरण संगत होते हैं लेकिन उनके अनंत हल विद्यमान होते हैं, अर्थात दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के संपाती होती है, ऊपर नीचे एक ही बनती है। और तीसरी स्थिति बताई थी आपको कि अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं हो तो दोनों समीकरण आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, अर्थात असंगत होते हैं और उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। ग्राफ पेपर पर उनको निरूपित करें तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों की रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं जाती है जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो इस प्रकार से मैंने ये 3 क्वेश्चन लेकर आपको 2 चरों वाले जो रेखिक समीकरण है उनकी जो 3 प्रकार की स्थिति होती है हल ज्ञात करने की, वो तीनों प्रकार की स्थितियां मैंने यहाँ पर आपको ग्राफीय रूप में सिद्ध करके प्रदर्शित करके ये बता दिया कि ये किस प्रकार के हल वाले होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को हल करना है। 9th क्लास के अंदर भी खूब सारे ऐसे क्वेश्चन है और 10th क्लास के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। तो 9th क्लास वाले छात्र और 10th क्लास वाले छात्र ऐसे 2 चरों वाले रेखिक समीकरणों को आसानी से ग्राफ द्वारा हल कर सकते हैं और ऐसी स्थिति से जांच करके देख सकते हैं कि कैसे इनके हल विद्यमान है, किस प्रकार की संगति वाले ये समीकरण है। तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार करना, रफ कॉपी में देखना, अभ्यास करना। ये आपको नहीं सोचना है कि गणित विषय है इसलिए कठिन है और आपका मन नहीं लगे और आप कुछ भी तैयारी नहीं करो, नहीं पढ़ो। अगर आपका मन लगेगा, अगर आप चाव रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब्जेक्ट और पढ़ने में भी आनंद आएगा। इसलिए आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी चेंज करके ये मान लो कि गणित विषय बहुत ही आसान है और आसानी से आराम से आपके सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। और आपको किस प्रकार का लग रहा है ये हमारा जो YouTube चैनल है, हम जो पढ़ा रहे हैं, ये जो वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना, कमेंट्स करके बताना कि आपको किस प्रकार से कैसा क्या लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर कोई कमी दिख रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट्स करके बताना कि हमें ये समस्या आ रही है, तो हम उसको सरल करने की या समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट्स करके हमें अवगत करा सकते हो, बता सकते हो कि आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, इसकी ऐसी स्थिति बन रही है। तो हम जितनी हो सके उतनी कोशिश करके उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।